नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करने हैं, प्रभारी को कैसे बनाना है, साथ ही वार्षिक आय है वो किस प्रकार से भरनी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यू पोर्टल पर आवेदन किस प्रकार से होंगे, आवेदन करने से पहले कौन कौन से इम्पोर्टेंट कार्य है जो कि संस्था प्रधान को करने ज़रूरी है, स्कॉलरशिप जो प्रभारी है उसको करने ज़रूरी है। स्कॉलरशिप से संबंधित सारे प्रश्न इस वीडियो में हम सम्मिलित करेंगे जो आप जानना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। साथियों, वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक लास्ट ज़रूर देखें। साथ ही जो साथी नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको तुरंत मिल जाए। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरे पास एक पीपीटी है जो कि स्कॉलरशिप सेशन 2023-24 गाइडलाइन है और FAQ है। तो स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहला कार्य कौन सा होगा साला दर्पण पे, तो यहाँ सबसे पहला कार्य जो होना है, सर्वप्रथम साला दर्पण विद्यालय लॉगिन से तो संस्था प्रधान महोदय प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु इंचार्ज मैपिंग की जानी है। तो यहाँ पर साला दर्पण पे हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करके जो कार्मिक टैब है वहाँ हमको इंचार्ज मैपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से हम ड्रॉप डाउन मेनू से जो योजनाएं हैं हमारी बेनिफिशियरी, उनके लिए इंचार्ज है वो सेलेक्ट कर लेंगे और उनको सेव कर देंगे। तो सबसे पहले ये काम हमको करना ज़रूरी है। दूसरा नंबर यहाँ है 17-23-24 में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन बेनिफिशियरी पोर्टल के माध्यम से किए जाने हैं। जो न्यू पोर्टल की बात हो रही है वो बेनिफिशियरी पोर्टल ही है। तो इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ भी दे रखा है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। सबसे पहले इस पोर्टल के ऊपर 3 विकल्प हैं। लॉगिन हेतु चयन सर्वप्रथम इसमें किया जाना है, तो राजकीय विद्यालय या फिर कार्यालय के लिए लॉगिन विकल्प यहाँ दिया गया है, प्राइवेट स्कूल के लिए और इंचार्ज के लिए, वो आप यहाँ से देख पा रहे हैं। इस प्रकार की स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में समस्त आवेदन प्रक्रिया छात्रवृत्ति प्रभारी लॉगिन में उपलब्ध है, अतः विभिन्न योजनाओं में छात्रवृत्ति आवेदन करने हेतु इंचार्ज द्वारा अपनी शाला दर्पण की स्टाफ ID ध्यान में रखें। शाला दर्पण की जो NIC ID है 7 अंक वाली, यूजर नेम में भर के विद्यालय का जो शाला दर्पण NIC ID और पासवर्ड में अपना शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर का पासवर्ड भर के उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस लगभग सभी को आती है, क्योंकि पिछले सत्र में भी आवेदन भरे थे, ये प्रोसेस सेम थी। इसी तरह प्राइवेट विद्यालय और PSP कोड व पासवर्ड भर के लॉगिन हो जाएंगे। राजकीय विद्यालय अपने शाला दर्पण पोर्टल के ID और पासवर्ड भर के इसमें लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद में इंचार्ज लॉगिन कर छात्रवृत्ति आवेदन करने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर 2 चरण में इंचार्ज द्वारा लॉगिन करने पर उसी तरह की विंडो प्रदर्शित होगी जो प्री और पोस्ट में होती है, और वहाँ से लॉगिन करके हमको आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो बेनिफिशियरी मॉड्यूल है, यहाँ पर राजश्री का भी दे रखा है, स्कॉलरशिप का भी दे रखा है, अदर स्कीम का भी दे रखा है। स्कॉलरशिप की हम बात कर रहे हैं। तो 23-24 के लिए प्री व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का चयन करके हमको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही जो पॉपअप विंडो है उसमें आवेदनों के ऑटो अप्लाई होने से संबंधित दिशा निर्देश जो दे रखे हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे। दिशा निर्देश एक बार देख लेते हैं। सभी विद्यालय प्रभारी के लिए जो महत्वपूर्ण सूचना है, प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में जो ऑटो अप्लाई है वो शुरू हो गई है। प्रतिदिन रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पोर्टल पर ऑटो अप्लाई सिस्टम चलेगा। ऑटो अप्लाई का मतलब है कि इसमें अप्लाई जो प्रभारी है उसको नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम ले लेगा। इस दौरान स्कूल प्री और पोस्ट मैट्रिक जो प्रभारी है शाला दर्पण BSP लॉगिन के माध्यम से मैनुअल के रूप में आवेदन नहीं कर सकेंगे, लेकिन आवेदनों की निगरानी और सत्यापन कर सकेंगे। सभी पात्र छात्र जो कि कारणवश प्रभारी द्वारा आवेदन नहीं कर पाते हैं या पेंडिंग है, तो उनका आवेदन भी ऑटो सिस्टम द्वारा कर दिया जाएगा।
ऑटो अप्लाई प्रतिदिन तभी काम करेगा जब विशेष योजना के लिए जो शेड्यूल है वो अभी चल रहा है। यदि किसी स्कूल प्रभारी को लगता है कि कोई आवेदन ऑटो सिस्टम द्वारा गलत तरीके से हो गया है या गलत छात्र जानकारी के साथ स्वतः ही लागू हो गया है, तो प्रभारी उसको हटा भी सकते हैं। इसमें अप्लाई और रिजेक्ट का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, आप रिजेक्ट कर पाएंगे। यदि ऑटो फॉरवर्ड सिस्टम द्वारा सही ढंग से लागू होता है तो प्रभारी आवेदन को लॉक यहाँ कर सकते हैं। किसी भी छात्र को अनावश्यक रूप से अस्वीकार न करें जब तक कि अस्वीकृति का वैध कारण न है। कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हम जो छात्रवृत्ति का आवेदन है वो रिजेक्ट करेंगे, उनकी भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ऑटो सिस्टम द्वारा आवेदन पूरी तरीके से शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध जो छात्र हैं, जो P9 है हमारा, उसमें जो जानकारी है उसके आधार पे, जो छात्र की लाभकारी योजना है उसके आधार पे, और छात्र जो परिणाम की जानकारी है उस आधार पे ये होते हैं। उसके बाद में सभी लागू आवेदनों को सिस्टम द्वारा ऑटो लॉक कर दिया जाएगा। यदि आवेदन करने के 10 दिनों के भीतर प्रभारी द्वारा लॉक नहीं किया जाता है तो ऑटो या फिर मैनुअल के द्वारा ये संबंधित कार्यालय को भेज दिया जाएगा। यदि परिणाम स्थिति या फिर परिणाम प्रतिशत में शून्य दिख रहा है, शून्य यहाँ क्रॉस, तो जो रिजल्ट है उसको आप देखें, मेनू पर जाएं और परिणाम की जो स्थिति है उसको अपडेट करें। उसके बाद में ये तो थे निर्देश। अब हम देखते हैं कि ये जो पॉपअप आएगा इसको हम क्रॉस कर देंगे। निर्देशों को महत्वपूर्ण निर्देश हैं तो इनको हम पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद में इसको हम क्लोज कर देंगे। अब डैशबोर्ड पर जो आंकड़े प्रदर्शित होंगे उनमें बाईं ओर विभिन्न प्रकार के लिंक दिए जाने हैं। इसका विवरण इस प्रकार से रहेगा। स्टूडेंट एलिजिबिलिटी लिंक द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर छात्र की पात्रता और अपात्रता की सूचना यहाँ हमको मिलेगी। स्टेप फर्स्ट यहाँ देखें कि जो अप्लाई और रिजेक्ट लिंक के द्वारा आवेदन किए गए हैं उनको हम चेक करके जो एलिजिबिलिटी लिंक है उसमें सारी की सारी सूचनाएं हैं वो ग्रीन टिक होनी चाहिए। दूसरा स्टेप यहाँ रहेगा, उपरोक्त स्टेप में अप्लाई किए गए आवेदनों को आप इस लिंक के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में वेरीफाई किए गए आवेदनों को इस लिंक के माध्यम से लॉक किया जाना है। क्लास रिजल्ट और स्कॉलरशिप लिंक की चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद में ये देखिए, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो ये इस प्रकार से आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एलिजिबिलिटी लिंक आपको यहाँ शो हो रहा है। इस लिंक में जो सत्र है वो दिखाई देगा। योजना चयनित, कक्षा चयनित स्टूडेंट शो करने के बाद में कक्षा के सभी छात्र प्रदर्शित हो जाएंगे। पात्रता निम्न बिंदुओं के आधार पर यहाँ होगी, तो यहाँ प्रत्येक बिंदु की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कक्षा। तो शाला दर्पण पर प्रपत्र 5 और 9 के आधार पर जो कक्षा भरी गई है उसमें ग्रीन टिक प्रदर्शित होगा, सही है तो ग्रीन टिक आएगा, अदरवाइज रॉन्ग है कुछ तो आप उनको सुधार भी सकते हैं। दूसरा है कास्ट, तो योजना जिस जाति से संबंधित है केवल उसी जाति के छात्र छात्राओं के समूह के ग्रीन टिक प्रदर्शित होगा। जैसे अनुसूचित जनजाति की योजना में सामान्य जाति के छात्र के नाम के समूह रेड क्रॉस प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक सिंपल सा उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। जो क्रॉस का मतलब ये है कि ये छात्र या छात्रा जाति के हिसाब से पात्रता नहीं रखता है। यदि अनुसूचित जाति जनजाति की योजना में अनुसूचित जाति के छात्र आ जाते हैं तो उनके समूह भी रेड क्रॉस का यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में यदि कोई सही विद्यार्थी है उसके रेड क्रॉस आ रहा है तो आप उसकी जो जाति है वो प्रपत्र 5 में जाके सुधार सकते हैं। उसके बाद में यहाँ ऑटोमेटिक ग्रीन टिक आपको मिल जाएगा। उसके बाद में जेंडर की बात करेंगे तो जेंडर में संबंधित जानकारी जो प्रपत्र 5 में आ रही है
वो सही है या नहीं है, इसकी जानकारी जांच टिक के माध्यम से हमको मिल जाएगी। जेंडर की जानकारी भरी होने के नाम के सम्मुख ग्रीन टिक यहाँ हो जाएगा। तो कुल मिला के जो ग्रीन टिक है वो इस बात को प्रदर्शित करेगा कि हमने जो डाटा फिलअप किया है वो सही है या नहीं है। स्कॉलर टाइप स्टेटस में प्रपत्र 9 में डे स्कॉलर या फिर हॉस्टलर यदि कुछ है तो यहाँ भी ग्रीन टिक प्रदर्शित होगा। आधार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ है आधार की एंट्री। तो केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं के अतिरिक्त योजनाओं में आधार नंबर की एंट्री अनिवार्य है। प्रपत्र 9 में ये एंट्री की गई है। छात्र छात्रा के सम्मुख इस कॉलम में भी आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा यदि एंट्री है तो। उसके बाद में आधार प्रमाणीकरण की बात करें तो यह कॉलम केंद्र परिवर्तित योजनाओं में प्रदर्शित होगा। इस योजना में जो प्रमाणीकरण है, ऑथेंटिकेशन है, वो ज़रूरी है। यदि रेड क्रॉस आ रहा है तो प्रपत्र 9 के माध्यम से भी ये प्रमाणीकरण कर सकते हैं। मिसमैच होने पर ई मित्र के द्वारा सुधार यहाँ करवा सकते हैं। उसके बाद में दोबारा से ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद में हमको यहाँ ग्रीन टिक मिल जाएगा। सेम टू सेम कंडीशन यही है जनाधार के लिए भी। जनाधार के नाम में यदि मिसमैच है तो वहाँ से भी ये हो सकता है। प्रपत्र 9 में जाके जनाधार की डिटेल भर देंगे, प्रमाणीकरण कर देंगे। यदि आधार में या फिर जनाधार में जो मिसमैच है तो वो संबंधित जो कक्षा अध्यापक है उनकी जो स्टाफ आईडी है वहाँ से भी जो TRN नंबर है वो जारी करवा के ये सारा का सारा प्रोसेस अपन कर पाएंगे। उसके बाद में बात करेंगे जो टैक्स पेयर है, नॉन टैक्स पेयर है उनकी। तो इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण द्वारा पर विद्यार्थी टेम में दिए गए जो लाभकारी योजना मॉड्यूल है वहाँ होगी। वहाँ पर हमको जो एनुअल इनकम है वो भी हमको डालनी होगी। तो जो पात्र है उसके लिए नॉन टैक्स पे ही होने की ये शर्त है। उसके बाद में फैमिली का इनकम स्टेटस जो बात हमने अभी करी है तो वो स्टेटस यहाँ पे हमको डालना होगा। अनक्लिक ऑक्यूपेशन स्टेटस, इसकी प्रविष्टि विद्यालय द्वारा शाला दर्पण पर विद्यार्थी टेम में जो लाभकारी योजना दी गई है इसके भाव में, इस प्रविष्टि के अभाव में रेड क्रॉस यहाँ प्रदर्शित होगा। कॉलम स्वच्छकार छात्रवृत्ति में यहाँ प्रदर्शित होगा। तो इसमें आप देख लें एक बार। इसके बाद में सैनिक सर्टिफिकेट स्टेटस है, रिजल्ट स्टेटस है। यदि रिजल्ट डेटा शाला दर्पण रिजल्ट एंड प्रमोशन मॉड्यूल से फेच किया जा रहा है, रिजल्ट एंट्री के अभाव में इस कॉलम में रेड क्रॉस आएगा। सर्वप्रथम रिजल्ट एंट्री चेक करनी होगी। यदि एंट्री कर ली गई है उसके बाद में भी रेड क्रॉस आ रहा है तो छात्र अनुत्तीर्ण होगा, वह योजना की पात्रता नहीं रखता है। अगर ऐसा कोई विद्यार्थी जो उत्तीर्ण है फिर भी रेड क्रॉस आ रहा है तो आप क्लास रिजल्ट जो स्कॉलरशिप लिंक है वहाँ से आप इसको सुधार पाएंगे। उसके बाद में ग्रीन टिक यहाँ से हो जाएगा। ये आप देखिए जो क्लास रिजल्ट फॉर स्कॉलरशिप यहाँ पर दे रखा है, महत्वपूर्ण निर्देश है, ये भी आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके ऊपर जाके आप ये चीज़ सही कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखें जो पहला स्टेप है अप्लाई या रिजेक्ट का, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा शो स्टूडेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ एलिजिबल है तो वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। कक्षा वाइज यहाँ आपको डाटा प्रदर्शित होगा। यह लिंक विभिन्न योजनाओं के आवेदनों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। वह उसमें प्रदर्शित हो रहे जो एलिजिबल अप्लाई रिजेक्ट फिल्टर का सही उपयोग नहीं करने के कारण इसमें प्रभारी महोदय द्वारा सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो ये FAQ है। पहला प्रश्न यहाँ है कि स्टूडेंट एलिजिबिलिटी में छात्र के सभी कॉलम ग्रीन हैं फिर भी संबंधित कक्षा पर क्लिक करने पर एलिजिबल की लिस्ट में उसका नाम नहीं प्रदर्शित हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न प्रभारी महोदय अप्लाई फिल्टर सेलेक्ट
करके प्रश्न करते हैं। स्टूडेंट एलिजिबिलिटी में छात्र सभी कॉलम ग्रीन हैं, फिर भी उनका नाम नहीं आ रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ इनका जो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर जो 2 प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि यदि स्टूडेंट है वो एलिजिबल है फिर भी अप्लाई है उसमें से वो नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है वो रिजेक्ट में से वो हो रहे हों। तो आप एक बार जांच कर लें। उसके पश्चात अप्लाई फिल्टर सेलेक्ट करके शो स्टूडेंट करने पर जो स्टूडेंट एलिजिबिलिटी में सभी कॉलम ग्रीन हुआ, छात्र अप्लाई करने पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर ये रहेगा कि पात्र छात्र को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल फिल्टर का उपयोग करना है। वहाँ से अप्लाई या रिजेक्ट का विकल्प होगा। अप्लाई फिल्टर में वही छात्र प्रदर्शित होंगे जो ऑटो या मैनुअल अप्लाई किए जा चुके हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट FAQs हैं, ये आप दोबारा से यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद में स्टेप 2 वेरीफाई की बात करते हैं। तो वेरीफाई जो स्टेप है उसमें आपको यहाँ सेशन, स्कीम, शो स्टूडेंट, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। स्टेप 1 में जो मैनुअल ऑटो अप्लाई हुए आवेदनों को जो मैनुअल वेरीफाई यहाँ आप कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक जांच करके इनको वेरीफाई किया जाना है। इसमें 10 दिन तक अप्लाई किए गए जो फॉर्म हैं उनको वेरीफाई हम कर सकते हैं। उसके बाद में इनको ऑटो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जो वेरीफाई करने की जो प्रोसेस है, इसमें सत्र योजना का चयन करके शो स्टूडेंट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो संबंधित कक्षा में अप्लाई किए गए छात्रों की सूची आ जाएगी जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। जिन्हें वेरीफाई किया है, यदि उन्हें लॉक नहीं किया है तो योजना का अंतिम दिन से पूर्व आप उनको अनवेरीफाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज वो सारे के सारे ऑटो लॉक होके चले जाएंगे आगे। ये यहाँ पर लॉक ऑप्शन है। लॉक ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, ये उदाहरण दिया गया है यहाँ। टोटल अप्लाइड 2, मैनुअल अप्लाइड 1, ऑटो अप्लाइड 1। तो वेरीफाई यहाँ दोनों हो चुके हैं, लॉक दोनों हो चुके हैं। मैनुअल लॉक 0 है, ऑटो लॉक 0 है, तो दोनों यहाँ लॉक कर दिए गए हैं। तो ये 10 दिन का टाइम आपको मिलेगा, उससे पहले आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में संस्था प्रधान हैं, उनको कौन कौन से कार्य यहाँ करने होंगे। तो मॉनिटरिंग करनी होगी। सबसे पहले जो योजना है लाभकारी, उनमें रेड क्रॉस होने पर जो कक्षा अध्यापक है जो उनको कहना होगा कि आधार प्रमाणीकरण करें, जनाधार प्रमाणीकरण करें। दूसरी बात ये है, स्टेप 1 में जो योजना है उसका जो बैंक खाता है उससे नाम जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, ये भी आप कंफर्म करें। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो बैंक में जाके आप नाम जुड़वाएं। उसके बाद में जो आवेदन प्रभारी द्वारा अप्लाई किए गए हैं उनमें प्रभारी महोदय द्वारा जो आय है वो सही भरी गई है, ये भी हमको चेक करना है। उसके बाद में सिस्टम द्वारा ऑटो अप्लाई हो रहे आवेदनों की प्रभारी महोदय को पाबंद कर सही भली बातें जांच कर लें और लॉक करें। ये सारी की सारी जो FAQ है ये इम्पोर्टेंट है। इस संबंध में यदि कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सारी की सारी सूचनाएं इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें जिससे कि वो भी जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो अप्लाई करें। कोई भी बालक या बालिका है वो जो स्कॉलरशिप है उससे वंचित न रहे, इसलिए सारी की सारी जो प्रोसेस है वो समझ ले। कोई अपात्र विद्यार्थी है उसका जो आवेदन है वो आगे नहीं जाए, इसलिए उसको रिजेक्ट किया जाना ज़रूरी है। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ।